Hi everybody, welcome to the channel Mind Maps Education. Today we'll be studying chapter 6 from class 12th biology, molecular basis of inheritance. Now today we'll be studying part 1, which means that I'll be completing half of the chapter and half of the chapter will be continued in part 2. The known genetic material are actually two for us. They are DNA and RNA. ठीक है, so DNA stands for deoxyribose nucleic acid and RNA stands for ribonucleic acid. ठीक है, so DNA जो हमारा जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है वो जनरली मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है. जो RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है वो मोस्टली कहाँ पाया जाता है? वायरसेस में पाया जाता है. ठीक है, इसके अलावा जो RNA जेनेटिक मटेरियल जो कि सिर्फ वायरसेस, मोस्ट ऑफ द वायरसेस में पाया जा रहा है, उसके अलावा ये क्या काम करेगा? दिस फंक्शंस एज एन अडेप्टर, then it is a structural molecule and also performs some catalytic functions. So ये structural molecule हो जाएगा और ये catalytic molecule भी हो जाएगा. ठीक है, तो एक चीज़ और होती है, वो ये होती है समझने की कि सेंट्रल डोगमा होता है, वो हम आगे बताएंगे, पर लेट अस अंडरस्टैंड नाउ. एक लीनिएज परफॉर्मेंस है वो ये है कि जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. और जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन. क्यों? क्योंकि ट्रांसलेट हो रहा है आरएनए से प्रोटीन में, और प्रोटीन से आगे फर्दर क्या होगा? सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स पर पता चलेगा हमें. ओके, और इस पेज पे यही बताया है जो मैंने आपको पहले बता दिया. नाउ इट्स द डीएनए. डीएनए हमने बोला है कि लॉन्ग पॉलीमर होता है. किसका लॉन्ग पॉलीमर होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स का. ठीक है, इसमें जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस का अगर हैप्लॉइड कंटेंट हम देखें तो उसमें कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट होंगे? 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर. और अगर मैं इसको अच्छे से आगे मैथमेटिकली सॉल्व करूं तो डीएनए की जो लेंथ हो जाती है वो लगभग 2.2 मीटर्स हो जाती है. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. क्या होता है? जो एक न्यूक्लियोटाइड है, सी इट्स लाइक कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके एक चेन क्रिएट करेंगे, तो उसमें जो एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है, 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे? एक होगा नाइट्रोजनस बेस, सेकेंड विल बी पेंटोज शुगर. ठीक है, और नेक्स्ट विल बी अ फॉस्फेट ग्रुप. जो पेंटोज शुगर है वो आरएनए के केस में राइबोज होगी और डीएनए के केस में डीऑक्सी राइबोज होगी. मतलब कि आरएनए के केस में पेंटोज शुगर में OH ग्रुप प्रेजेंट होगा और डीएनए के केस में पेंटोज शुगर में OH प्रेजेंट नहीं होगा, तभी डीऑक्सी बोला गया. मतलब कि ऑक्सी जो है वो नहीं है. ठीक है, ऑक्सीजन का जो ग्रुप है ऑक्सी का ग्रुप नहीं है. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. देखो क्या होता है. हमने जस्ट अभी पढ़ा कि न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स होंगे, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप. नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं. एक होता है हमारा प्यूरिन्स. प्यूरिन्स में क्या इन्वॉल्व होता है? एडेनिन एंड ग्वाइनिन. नेक्स्ट होता है पिरिमिडीन और उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन. जिसमें से साइटोसिन जो है वो आरएनए और डीएनए दोनों में कॉमन होता है. थाइमिन सिर्फ डीएनए में पाया जाता है और थाइमिन की वजह से ही डीएनए में स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और जो यूरेसिल है वो आरएनए में पाया जाता है. अब बात हो गई इनके कंपोनेंट्स की. द थिंग इज कि अभी जो कंपोनेंट्स है ये आपस में किस तरीके से अटैच्ड है. तो जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो हमारी शुगर से, मतलब कि पेंटोज शुगर से नाइट्रोजनस बेस किस तरीके से ऐड होगा? वो फर्स्ट कार्बन पे, मतलब कि फर्स्ट डिग्री ऑफ कार्बन पे जुड़ा होगा. किसकी? पेंटोज शुगर की. और कौन सा बॉन्ड बनाएगा? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएगा. कौन सा बॉन्ड बनाएगा? इट विल बी फॉर्मिंग एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ठीक है, लिंकेज टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड. द नेक्स्ट थिंग इज कि जो फॉस्फेट है सी जो फॉस्फेट है, अब वो पेंटोज शुगर से किस तरीके से जुड़ा हुआ होगा कि फॉस्फेट जो है वो शुगर की
5' कार्बन से जुड़ा हुआ होगा और कौन सा बॉन्ड बनाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा। जब बॉन्ड बनता है फॉस्फोडाइएस्टर और जब ये एक दूसरे से टाई अप होते हैं 3' और 5' की पोजीशन पे, तो उसे हम कहते हैं 3' 5' फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। मतलब कि दो बॉन्ड मिल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, लिंकेज बन जाएगा। और ये क्या बनाएगा, दो न्यूक्लियोटाइड जुड़े हैं अब इस तरीके से, तो यहाँ पे हमारा डाइन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ठीक है, व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट। ओके, सो इस तरीके से अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारा डीएनए का जो हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन है वो कायदे से 5' एंड की मोइटी पे फ्री है जिसपे फॉस्फेट फ्री ग्रुप प्रेजेंट है, और 3' की मोइटी पे 3' एंड की मोइटी पे फ्री है जहाँ पे हमारा क्या है, हमारा शुगर है। इतनी बात आ रही है समझ में? ठीक है, सो नेक्स्ट इज जो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो हम देख रहे हैं, इसमें बैकबोन जो है वो क्या बनाता है, किसी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो बैकबोन है वो बनाता है शुगर और फॉस्फेट, वो बनाता है शुगर और फॉस्फेट। जबकि जो हमारे नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो अलग से आकर लिंक होते हैं या अलग से आकर अटैच होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि बैकबोन में से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मगर ये बैकबोन नहीं बनाते। तो बैकबोन क्या बनाएंगे, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, मैंने ये बताया था कि जो थाइमीन है वो सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है और एक्स्ट्रा स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी देता है डीएनए को। तो जो थाइमीन है ये एक्चुअली इसका जो केमिकल नेम है वो है 5 मिथाइल यूरेसिल। मतलब कि अगर मैं इसका फॉर्मेशन देखूँ तो ये एक्चुअली किससे बना है, ये बना यूरेसिल से ही है। ठीक है, तो थाइमीन का जो नाम है वो है, केमिकल नेम है 5 मिथाइल यूरेसिल। ऑलराइट, what do we have next is we know that in an RNA molecule, RNA के मॉलिक्यूल में एक एक्स्ट्रा OH ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। तो वो कौन से पोजीशन पे प्रेजेंट होगा, वो 2' पोजीशन पे प्रेजेंट होगा। सो डीएनए में ये नहीं होता है और आरएनए में ये होता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे मैंने बता दिया है, ये फॉस्फेट मोइटी 5' एंड और 3' एंड की बात हो चुकी है, बैकबोन की बात हो चुकी है, आरएनए की बात हो चुकी है। ओके, लेट्स कम फॉरवर्ड। सी क्या होता है कि जो डीएनए है वो एक्चुअली एक नेगेटिव सब्सटेंस है, मतलब नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंस है और एक एसिडिक सब्सटेंस है। ठीक है, तो ये एसिडिक इन नेचर है और नेगेटिव इन नेचर है, मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड इन नेचर है। इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था फ्रेडरिक मिशर ने। फ्रेडरिक मिशर ने जब इसको आइडेंटिफाई किया न्यूक्लियस के अंदर, तब इसने इसको नाम दिया न्यूक्लीन। ठीक है, और बहुत टाइम तक इसकी फिर आगे इस पे जो काम नहीं हुआ, पर क्या हुआ, एक टाइम पे मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन ने कुछ एक्सरे का डिफ्रैक्शन डेटा प्रोड्यूस किया। ठीक है, मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन ने एक्सरे का डेटा, एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा प्रोड्यूस किया, जिस पे काम करके, यहाँ से बात इम्पोर्टेंट है, जिस पे काम करके वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने क्या किया, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर प्रपोज किया। ठीक है, तो मतलब बेसिस जो थे डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को प्रपोज करने का, वो उसका काम किसने दिया था, मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन ने दिया था। तो जो वन ऑफ द हॉलमार्क है, मतलब कि डबल हेलिक्स जो है वो किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है, वो हॉलमार्क जो पॉइंट बनता है वो ये है क्योंकि बेस पेयरिंग होती है। और बेस पेयरिंग किस में होती है, हमारी टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के बीच में होती है। और जो बेस पेयरिंग वाला जो फंडा है वो किसने दिया था, वो दिया था एरविन चॉर्गॉफ ने। एरविन चॉर्गॉफ ने ये बोला था कि जब जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो प्रेजेंट है किससे, बेस पेयरिंग से। और बेस पेयरिंग कैसे होगी, हमारी बेस पेयरिंग होगी, ए जो है बेस पेयर होगा थाइमीन से, और जो ग्वाइनिन है वो बेस मतलब पेयर करेगा साइटोसिन से। नाउ द थिंग वाज कि ये इक्वल रेशियो में और कांस्टेंट रेशियो में ही पाए जाते हैं। ए जो है थाइमीन से डबल बॉन्ड बनाएगा, जबकि जो जी है वो हाइड्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है,
और ये आपस में क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री नेचर होते हैं। ठीक है, सो जो द बेस पेयर्स जो है वो कन्फर करता है एक बहुत यूनिक प्रॉपर्टी, और उस यूनिक प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंटैरिटी या कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो जो हमारे जो सीक्वेंस है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे डीएनए का एक स्ट्रैंड पता होगा, सी दिस इज द डीएनए डबल स्ट्रैंड, तो अगर मुझे डीएनए का एक स्ट्रैंड पता होगा तो उसको पढ़कर मैं डीएनए के दूसरे स्ट्रैंड के बेस पेयर्स का पता लगा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि ए के साथ टी ही जाएगा और जी के साथ सी ही जाएगा। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। नाउ लेट्स मूव ऑन कि कुछ सेलियंट फीचर्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के, जो हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं, बट स्टिल सी इट इज़ मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, बैकबोन किसकी बनी हुई होगी, फॉस्फेट और शुगर की, जिसमें से जो बेसिस हैं वो प्रोजेक्ट कर रहे होंगे। इनमें ये जो 2 चेन्स होती है वो एंटी पैरेलल इन नेचर होती है, कि मतलब कि अगर एक जो चेन है वो 5:3 पोलैरिटी की है तो अगली कौन सी होगी, 3:5 पोलैरिटी की होगी। ऑल राइट, नेक्स्ट इज जो हमारे बेसिस हैं या जो हमारे 2 स्ट्रैंड्स हैं वो पेयर्ड होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड से, जिसमें से AT डबल बॉन्ड T जाएगा और G डबल ट्रिपल बॉन्ड C जाएगा। व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट इज जो डीएनए की जो चेन है, द 2 चेन्स आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन। एक चीज़ मैं आपको आगे बताती हूँ, चलो सी, ये राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड है। ठीक है, अब ये जो एक ऐसे है इसको हम कहते हैं पिच। ठीक है, इस पूरे डबल हेलिक्स में से एक इस हेलिक्स को बोलते हैं पिच, और इसका जो डिस्टेंस होता है वो होता है 3.4 नैनोमीटर, और एक पिच में कम से कम 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। हर एक बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 3.4 नैनोमीटर होता है। ठीक है, एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसके लिए स्टेबिलिटी कहाँ से आ रही है, उसकी स्टेबिलिटी आ रही है फर्स्ट हमारी बेस पेयरिंग से, फर्स्ट हमारी आ रही है बेस पेयरिंग से, और दूसरी आ रही है कि जो बेस पेयरिंग है वो एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड है। ओके, नेक्स्ट इज इसी चीज़ को पढ़ते पढ़ते वॉटसन क्रिक ने एक चीज़ दी, वो है सेंट्रल डोगमा, वो भी हम आगे पहले पढ़ चुके हैं। सो नाउ इट विल बी इजी। क्या होता है कि सेंट्रल डोगमा में एक्चुअली क्या होता है कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए से आरएनए में फ्लो करती है। तो डीएनए पहले रेप्लिकेट होगा, उसका एक स्ट्रैंड बनेगा और फिर वहाँ से एमआरएनए बनेगा। तो इस प्रोसेस को, डीएनए से आरएनए के प्रोसेस को कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन, और जब आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ये सेंट्रल डोगमा कहलाया जाता है, और ये किसने दिया है, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया है। नेक्स्ट इज पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। अगर हम ध्यान से देखें तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है या जो उसका पूरी लेंथ होती है वो कितनी पकड़ में आती है, वो एक्चुअली 2.2 मीटर्स में आती है। और देखा जाए तो एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर इतना लंबा डीएनए फिट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक क्राइटेरिया है, या मान लो कि एक मैकेनिज्म है जो बॉडी ने अडेप्ट कर लिया है इतने लंबे डीएनए के स्ट्रैंड को या लेंथ को फिट करने का। वो ये है कि अगर हम प्रोकैरियोट्स में देखें, सपोज हम लेते हैं इकोलाई, तो डीएनए स्कैटर्ड नहीं है, ऑल्दो इनमें डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, पर यहाँ पे भी डीएनए स्कैटर्ड नहीं होता। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। सो इफ समवन प्रोवाइड्स अ प्रोटीन विच इज पॉजिटिवली चार्ज, तो वहाँ पे जो डीएनए है वो प्रॉपरली कॉइल हो जाएगा और लार्ज लूप्स में, और वो जो है जगह जो है बच जाएगी। तो प्रोकैरियोट्स में सेम यही होता है, पॉजिटिव प्रोटीन्स दिए जाते हैं और इस रीजन को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड बोला जाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियोइड कहलाता है। ऐसे ही सेम यूकैरियोट्स में देखें तो सेट ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जिसको हम कहते हैं हिस्टोन्स। सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं हिस्टोन्स। और ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इनका जो रेजिड्यू है, अमीनो एसिड रेजिड्यूज जो है वो
दोनों कैरी करते हैं पॉजिटिव चार्ज। कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे लाइसीन एंड आर्जिनिन, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो हिस्टोन ऑक्टेमर है वो एक्चुअली में पॉजिटिव इन चार्ज है। सो नाउ वी नो दैट डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, तो प्रॉपरली लूप ओवर हो जाएगा, कॉइल हो जाएगा, जिसकी वजह से जगह बच जाएगी। एंड इन यूकैरियोट इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ये इंपॉर्टेंट है कि वही चीज़ प्रोकैरियोट में कही जा रही थी न्यूक्लियोइड, पर वहाँ पे ऑक्टेमर नहीं था, और यूकैरियोट्स में हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो इसलिए इजी हो जाता है किसी भी न्यूक्लियोसोम में डीएनए हेलिक्स को पैक करना। और कितने बेस पेयर्स पैक करता है एक न्यूक्लियोसोम? वो करता है 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। ठीक है, यहीं पे पाए जाते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन जो एक्चुअली में कैसे दिखते हैं? बीड्स ऑन स्ट्रिंग्स, अगर हम ध्यान से देखें तो। और जब जो क्रोमैटिन फाइबर है वो कॉइल्ड होके कंडेंस हो जाते हैं मेटाफेज स्टेज पे, तो वो फर्दर बनाते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि जो पैकेजिंग होती है क्रोमैटिन की वो भी प्रोटीन्स पे ही होती है, एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, पर इनको हम न्यूक्लियोसोम नहीं कहेंगे। न्यूक्लियोसोम कौन से हो जाएंगे हमारे? जहाँ पे हमारा डीएनए लूप है, जहाँ पे हमारे क्रोमैटिन फाइबर्स लूप्ड है जिस प्रोटीन पे, उन्हें हम कहते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। ठीक है, कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे क्रोमैटिन जो है लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, कुछ प्रोटीन्स कुछ क्रोमैटिन लूजली पैक्ड होते हैं और कुछ होते हैं टाइटली पैक्ड। जो लूजली पैक्ड है वो स्टेन भी लाइट करेंगे, वो स्टेन क्या करेंगे? लाइट। और जो स्टेन लाइट करते हैं उनको हम, और ये जो टाइटली है वो स्टेन करेंगे डार्क। ठीक है, ये स्टेन करेंगे डार्क। अब क्या होता है, जो हमारे लूजली पैक्ड क्रोमैटिन्स थे और जो स्टेन लाइट कर रहे थे उन्हें हम कहते हैं यू क्रोमैटिन। ठीक है, और यू क्रोमैटिन ही ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमैटिन कहलाए जाते हैं, जबकि जो डेंस एरिया था जो स्टेन डार्क कर रहा था उसे हम कहते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। और हेट्रोक्रोमैटिन जनरली फंक्शनली इनएक्टिव होता है नेचर में। राइट, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। मतलब कि ये कि अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है कि डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो रहा है। इसके लिए सबसे पहले क्या बात, इसके लिए सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो किसने किया था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किया था। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया? सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया, किसके ऊपर? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के ऊपर। ये वो बैक्टीरिया है जो रिस्पॉन्सिबल होता है निमोनिया का। ठीक है, इसने क्या किया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो कि न्यूमोनोकोकस होता है, इस बैक्टीरिया को एक कल्चर प्लेट में ग्रो करवाया, और वहाँ पे इसने देखा कि दो तरीके की कॉलोनीज प्रोड्यूस हो चुकी हैं। एक है हमारी एस कॉलोनी या एस ट्रेन, जिसमें स्मूथ शाइनी कॉलोनीज है। क्यों? क्योंकि उसमें म्यूकस है पॉलीसेक्राइड कोट का, उसमें म्यूकस का कोट है ऑफ व्हाट? पॉलीसेक्राइड। एंड द नेक्स्ट वाज आर स्ट्रेन जो कि है हमारी रफ कॉलोनीज, मतलब उसमें पॉलीसेक्राइड नहीं है। ठीक है, अब इसने क्या किया, ये जो दो कल्चर प्लेट में एक एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन जो प्रोड्यूस हुआ था उसको इसने माइस में इंजेक्ट किया, मगर बारी बारी। तो जब उसने एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस में तो माइस मर गया, मतलब कि वो वारुलेंट रहा होगा, मतलब कि वो डेंजरस रहा होगा, टॉक्सिक रहा होगा। और जब उसने आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस में तो माइस जिंदा रहा और उसे कुछ नहीं हुआ। ग्रिफिथ ने आगे क्या किया? ग्रिफिथ आगे बढ़ा और उसने क्या सोचा कि अब ये जो अब उसे ये पता है कि एस ट्रेन से माइस जो है वो मरा था, तो उसने क्या किया? उस बैक्टीरिया को जो अपना एस ट्रेन का था उसको हीट किल कर दिया, मतलब उसको हीट प्रोवाइड कर दी, और फिर माइस इंजेक्ट में माइस किया तो उसने देखा कि माइस जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ। पर जब उसने हीट किल्ड एस स्ट्रेन को और आर स्ट्रेन को लाइव इंजेक्ट किया माइस में तो माइस मर गया। यहाँ से उसने ये कंक्लूजन निकाला कि कुछ ना कुछ ऐसा था जो एस स्ट्रेन से ट्रांसफॉर्म होके आर स्ट्रेन में आया है और जिसने क्या किया है? फाइनली माइस को मार दिया है। तो यहाँ से ये पता चला था कि कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म हो ज़रूर रहा है जो कि एक स्ट्रेन से दूसरे स्ट्रेन तक पहुंचा है, पर ये डिफाइन नहीं हो पाया था कि वो कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, मतलब उसका बायोकेमिकल नेचर क्या हो सकता है। बायोकेमिकल नेचर जो है वो प्रूफ करने के लिए तीन वो आए
व्हाट डू वी से 3 साइंटिस्ट आए जो काम कर रहे थे। उन 3 साइंटिस्ट का नाम था ऑसवर्ल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लॉयड एंड मैकिलिन मैकार्टी। इन तीनों ने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को ही एक आगे मतलब आगे उस पर काम किया और चेक किया कि उसका बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन क्या हो सकता है। उन्होंने सेम चीज़ ली, पर जब उसने एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन पे जब उन्होंने काम किया तो वहाँ से उन्होंने 3 चीज़ों को अलग अलग निकाल लिया, मतलब बायोकेमिकल्स को प्योरीफाई कर लिया। एक में रखा सिर्फ प्रोटीन, एक में रखा डीएनए और एक में रखा सिर्फ आरएनए। ठीक है, अब जब बारी बारी से इन्होंने देखा, मतलब आगे करते गए, तो इन्होंने देखा कि सिर्फ वो वाला एस्ट्रेन जिसमें सिर्फ डीएनए बचा था वही ट्रांसफॉर्म होके जब हमने इंजेक्ट किया माइस को तो वही ट्रांसफॉर्म होके उसने कोशिश करी कि माइस जो है वो मर जाए, बजाय ना प्रोटीन वाला मरा और ना आरएनए वाला मरा। तो यहाँ से ये चीज़ कंक्लूड हो गई कि जो डीएनए है वो हेरिडिटी मटेरियल है, वो हेरिडिटरी मटेरियल है। इसकी एक और चीज़ उन्होंने चेक करी थी, वो ये करी थी कि जब उन्होंने प्रोटीएजेस और आरएनएजेस एंजाइम जो ये सारे क्या होते हैं, डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीएजेस प्रोटीन डाइजेस्ट कर देगा और आरएनएजेस आरएनए डाइजेस्ट कर देगा। तो ये दोनों एंजाइम डालने पर भी कोई फ़र्क पड़ा नहीं था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में या ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट में। पर जैसे ही उन्होंने डीएनएजेस डाला जिसने डीएनए को डाइजेस्ट कर लिया, तभी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया। तो यहाँ से भी ये प्रूफ होता है कि डीएनए ही है जो कि हमारा हेरिडेटरी मटेरियल है। पर सारे लोगों ने इस चीज़ पे तब भी विश्वास नहीं किया था। नाउ देन व्हाट हैपेंड इज, एक हमारे कुछ और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज। इनके एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव कर दिया कि ऑल राइट, डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल और यही हमारा हेरिडिटरी मटेरियल भी है। इन्होंने क्या किया, लेट्स वेट, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने काम किया इस पे बैक्टीरियोफाज पे। बैक्टीरियोफाज वो वायरस होता है जो बैक्टीरिया को बीमार करता है या उस पर अटैक करता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ये जो बैक्टीरियोफाज है इसको 2 कल्चर प्लेट पे ग्रो करा। 2 कल्चर प्लेट पे जब ग्रो करा तो एक पे था रेडियो एक्टिव सल्फर और दूसरे में था रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। ठीक है, जिसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था वहाँ पे उन्होंने लेबल करा डीएनए को। क्यों? क्योंकि डीएनए में फॉस्फोरस भी प्रेजेंट होता है और फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, हमने बात करी थी। और जो हमारा रेडियो एक्टिव सल्फर था उसमें इन्होंने इसमें लेबल किया प्रोटीन को। क्यों? क्योंकि प्रोटीन में सल्फर प्रेजेंट होता है। नाउ व्हाट हैपेंड इज कि ये जो दोनों रेडियो एक्टिव थे इन्होंने अलाउ किया बैक्टीरिया को इन्फेक्ट होने को। ठीक है, इन्फेक्शन अलाउ किया। जब इन्फेक्शन हो गया तो इन्होंने उसकी कवरिंग हटा दी और ब्लेंड कर दिया और इन चीज़ों को अलग से निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद हुआ सेंट्रीफ्यूगेशन। सी लेट्स हियर, यहाँ से अच्छे से समझ में आएगा। सो इट्स रिटन कि बैक्टीरिया जो इन्फेक्ट हुआ था वायरस से जिसमें रेडियो एक्टिव डीएनए था, नहीं, रेडियो एक्टिव फेजेस वर अलाउड टू अटैच इकोलाई। उसके बाद इन्फेक्शन हो गया, ये हमारा इन्फेक्शन क्या हमारा फर्स्ट पॉइंट था। उसके बाद वायरल कोड्स जो है वो हटाए गए थे बैक्टीरिया से बाय एजिटेटिंग देम इन ब्लेंडर। नाउ ब्लेंडिंग इज द सेकेंड पॉइंट। द थर्ड इज कि वायरस पार्टिकल्स जो है वो सेपरेट करे गए बैक्टीरिया से। वायरस पार्टिकल्स बैक्टीरिया से सेपरेट करे किस प्रोसेस से, बाय स्पिनिंग देम इन अ सेंट्रीफ्यूज। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया। जब इतना सब कुछ देखा तो बाद में ये पता चला कि जो हमने सेंट्रीफ्यूज करके अलग से जो निकाला था उसमें रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं हुई, जिसमें क्या था अपना सल्फर था। जबकि जस्ट वेट अ मिनट, ओके लेट्स मेक इट मोर सिंप्लीफाई। जिस बैक्टीरिया को वायरस से हमने इन्फेक्ट करवाया था जिसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था जो लेबल था डीएनए से, उसमें आगे जाकर भी रेडियो एक्टिविटी पाई थी। जबकि जिस बैक्टीरिया को हमने इन्फेक्ट करवाया था उस वायरस से जिसमें रेडियो एक्टिविटी सल्फर की थी विद प्रोटीन कैप्सूल, उसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं पाई थी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ ट्रांसफॉर्म होके आगे पहुंची है तो ये वो वाली है जिसमें हमारा क्या था, हमारा डीएनए प्रेजेंट था, मतलब लेबल डीएनए प्रेजेंट था, ना कि प्रोटीन प्रेजेंट था। ठीक है,
नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए, मतलब कि ये कि जेनेटिक मटेरियल है तो दोनों ही, डीएनए भी और आरएनए भी, देन व्हाई इट इज कि DNA is always preferred more, or DNA is always found in majority of the organisms than RNA. So इसका रीज़न जो है वो ये है कि कुछ क्राइटेरिया होता है एक जेनेटिक मटेरियल का होने का। एक होता है कि इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। देखा जाए तो ये डीएनए भी करता है और आरएनए भी करता है, पर क्या प्रोटीन करता है? प्रोटीन नहीं करता, तो प्रोटीन इस रेस से बाहर हो जाता है। नेक्स्ट इज इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। अब मैंने ही बताया था कि डीएनए में क्या होता है, थाइमीन होता है, और आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है। तो जो थाइमीन है वो स्ट्रक्चरली स्टेबल होता है, इस वजह से ये ज़्यादा स्ट्रक्चरली स्टेबल है। उसके अलावा जो बेस पेयरिंग होती है और जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो इसको और भी ज़्यादा वो देते हैं, क्या देते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं। सो इस वजह से भी स्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट इज जो आरएनए में जो 2OH ग्रुप प्रेजेंट था, मतलब कि ये वाला जो ग्रुप था जो डीऑक्सीराइबो में नहीं होता है, डीएनए में नहीं होता है, ये जो ग्रुप है ये एक्चुअली रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो इसका रिएक्शन ये रिएक्टिव होता है, इसलिए लेस स्टेबल होता है। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, म्यूटेशन एंड आर रिक्वायर्ड फॉर द इवोल्यूशन। एक्चुअली क्या होता है कि आरएनए जो होता है इट इज एबल टू म्यूटेट मोर फास्टर रेट दैन डीएनए। और इसी वजह से क्योंकि जो अपना आरएनए का जिनोम है उसकी शॉर्टर लाइफ स्पैन होती है, और इसलिए वो म्यूटेट बहुत जल्दी करता है डीएनए के कंपैरिजन में। सो यहाँ से भी आरएनए चला जाता है। नेक्स्ट इज इट इज़ एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। सो अगेन जो देखा जाए तो जो डीएनए है वो डिपेंडेंट होता है आरएनए पे फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। क्यों? क्योंकि सेंट्रल डोग्मा में आपको पता होगा डीएनए से आरएनए बन रहा था और आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा था। मतलब कि प्रोटीन सिंथेसिस कौन करवा रहा था? आरएनए। और डीएनए फिर किस पे डिपेंडेंट हुआ? आरएनए पे। ठीक है, तो जो ये प्रोटीन सिंथेसाइजिंग जो मशीनरी है ना, ये सारी ये आसपास किसके घूमती है? ये आसपास घूमती है आरएनए के ही। ठीक है, अब इस तरीके से हम एक चीज़ को कंक्लूड कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल है ना, जो स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो है हमारा डीएनए, जबकि जो ट्रांसमिशन होता है इसका, किसका, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, वो है आरएनए। और यही सारी चीज़ एनसीईआरटी में यही सब लिखा है जो मैंने आपको अभी समझाया। नाउ द नेक्स्ट इज आरएनए वर्ल्ड। इससे पहले हमने डीएनए वर्ल्ड पढ़ा था, अब है आरएनए वर्ल्ड। अगर कायदे से देखा जाए तो आरएनए जो है इट इज़ द फर्स्ट मटेरियल which was processed या which was formed. So RNA was the first genetic material और यहीं से हमारा DNA निकला है। तो DNA इवॉल्व हुआ है RNA से। ठीक है, और जब केमिकल मॉडिफिकेशन हुई तो DNA डबल स्ट्रैंडेड बना और कॉम्प्लीमेंटैरिटी आई, जिसकी वजह से उसमें ज़्यादा स्ट्रक्चरली स्टेबिलिटी आई। ठीक है, नेक्स्ट इज रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन जो है ये भी हमें किसने दिया था? ये भी वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। वेयर इज इट रिटन? ओके, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। और ऐसे ही रेप्लिकेशन में क्या होता है कि जो हमारा ये है, जस्ट वेट अ मिनट, ओके, जो हमारा डीएनए का जो स्ट्रैंड है जो कि हेलिकल इन स्ट्रक्चर है, 2 स्ट्रैंड्स है, मतलब 2 लॉन्ग पॉलीमर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं। अगर मैं इसको अलग करना चाहूँ, अगर मैं इसको रेप्लिकेट कर दूँ, तो देखो यहाँ पे देखो, ये एक पूरा का पूरा स्ट्रैंड बन रहा था। यहाँ से मैंने जब इतने में मैंने रेप्लिकेट करना शुरू किया तो ये रेप्लिकेट है। ठीक है, तो ये एक टेम्पलेट स्ट्रैंड बनेगा और ये एक टेम्पलेट स्ट्रैंड बनेगा। राइट, मतलब कि ये दोनों एक टेम्पलेट प्रोवाइड करेंगे आने वाले दूसरे स्ट्रैंड के लिए, जो हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर ये वाला पेयर है तो मतलब ये वाला अगर हमारा नाइट्रोजनस बेस है तो इसके अकॉर्डिंगली सामने कौन सा नाइट्रोजनस बेस आना चाहिए। राइट, अगर यहाँ ए है तो टी आना चाहिए, टी है तो ए आना चाहिए, जी है तो सी आना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसका भी एक वो
स्ट्रैंड प्रिपेयर कर सकते हैं और इसका भी स्ट्रैंड प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। इसलिए हम कहते हैं कि जो डीएनए है वो सेमी कॉन्जर्वेटिव इन नेचर होता है, और इसलिए हम ये कहते हैं कि जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करता है सेमी कॉन्जर्वेटिवली, ठीक है। एंड ऑल्सो कि हम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बना सकते हैं अगर हमें टेम्पलेट स्ट्रैंड का पता हो तो। द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड इफ अ टेम्पलेट स्ट्रैंड इज नोन टू अस। सो डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव अ पेरेंटल एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। क्यों? क्योंकि पेरेंटल क्या हो जाएगी, पुराने वाली जिस पे हम काम कर रहे हैं, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड बनी थी, और दूसरी क्या हो जाएगी, द न्यूली सिंथेसाइज्ड वन। सो ये न्यूली सिंथेसाइज्ड वन हो जाएगी, ठीक है। इसी को प्रूफ करने के लिए एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हुआ था। वो प्रूफ किसने किया था? वो किया था हमारे मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल ने। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था किस पे, डीएनए पे, पर डीएनए को कल्चर किया था दो तरीकों में। एक किया था हैवी नाइट्रोजन में और एक किया था नॉर्मल नाइट्रोजन में, जो कि हाइब्रिड बना देता है, ठीक है। और उसको जब सेंट्रीफ्यूज किया था सीजियम क्लोराइड में, तो हमें एक अलग तरीके का वो मिला था। इट्स लाइक कि हमें जो फर्स्ट जनरेशन में है वो 15N डीएनए, मतलब कि हैवी डीएनए और नॉर्मल डीएनए का कॉम्प्लीमेंटारिटी मिलता है, मतलब एक ही स्ट्रैंड पे दोनों एक ही डीएनए पे दोनों स्ट्रैंड्स मिलते हैं। जबकि जनरेशन 2 में N14 का पर्टिकुलरली बिल्कुल अलग आएगा, और जो अपना N15 है और N14 है वो दोनों के दोनों आपस में सबमर्ज पाएंगे। What do we have next is, now the next topic is the machinery and the enzymes. देखो, जो हमारा प्रोसेस होता है ना रेप्लिकेशन का, उसके लिए कुछ सर्टन एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। सो द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर्स अ सेट ऑफ कैटलिस्ट, जो कि एंजाइम्स होते हैं। उसमें से जो मेन एंजाइम होता है वो होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। वो होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो हमारा एंजाइम है वो क्या करेगा, जो हमारा डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है उसको एज अ टेम्पलेट यूज़ करेगा, उसका पॉलीमराइजेशन करेगा, ताकि दूसरी वाली कॉम्प्लीमेंटारिटी या कॉम्प्लीमेंट्री जो हमारा स्ट्रैंड है वो प्रोड्यूस हो सके, वो फॉर्म हो सके। अब क्या होता है कि जो पॉलीमराइजेशन जो रिएक्शन होता है ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए और ये बहुत ज़्यादा स्पीड में होना चाहिए, ठीक है। एक्यूरेसी इसलिए होनी चाहिए ताकि म्यूटेशन को लीड ना कर जाए, और फास्ट तो इसका नेचर ही होता है क्योंकि ये बहुत फास्टली करता है। अगर हम एग्जांपल में देखें कि ह्यूमन जो होता है, जो डिप्लॉयड कंटेंट में मैं देखूँ तो 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर जो है, ये पूरा प्रोसेस जो होता है रेप्लिकेशन का वो पूरे 18 मिनट में कंप्लीट होना होता है। अगर मैं इसका एवरेज निकालूँ तो क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली जो पॉलीमराइजेशन होगा वो 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड होगा। अब इसमें क्या होगा, ये फास्ट भी होना चाहिए और डिग्री विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। मैंने बताया एक्यूरेसी नहीं होगी तो लीड क्या करेगा, म्यूटेशन में लीड करेगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव होता है, बोले तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो एनर्जी है इसको कौन कॉम्पनसेट करेगा, इस प्रोसेस में जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो करता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। इसका डुअल पर्पस होता है, मतलब कि ये दो काम करेगा। एक तो ये एक्ट करेगा एज अ सबस्ट्रेट, और दूसरा क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा हाई एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन, ठीक है। अब सिर्फ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ही एकमात्र एंजाइम नहीं है जो हमारे इस प्रोसेस में काम आ रहा है, उसके अलावा और भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि इस प्रोसेस को लीड करते हैं और फाइनली अंत तक पहुंचाते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जो हमारा डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है वो बहुत लंबा होता है, ठीक है। और इतना लंबा जो है, सीधा अगर हम रेप्लिकेट करके सीधा इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाना चाहें तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है और चांसेस होते हैं कि रेप्लिकेशन में प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए क्या करते हैं, छोटे छोटे स्ट्रैंड्स को लिया जाता है और उनको पहले कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाया जाता है, उनको पॉलीमराइज करा जाता है और उसके बाद फिर दूसरा छोटा सेगमेंट लिया जाता है, ठीक है। तो जो स्मॉल ओपनिंग है ना, कि जितनी ओपनिंग तक सिर्फ पॉलीमराइजेशन होगा उसको कहा जाता है रेप्लिकेशन फोर्क, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है रेप्लिकेशन फोर्क। वो एरिया है द रेप्लिकेशन आकर विद इन अ स्मॉल ओपनिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स रेफर टू एज रेप्लिकेशन फोर्क। अब ये जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो हमारा एंजाइम है वो पॉलीमराइजेशन जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करता है। वो कौन सी डायरेक्शन होगी, दैट इज़ 5' to 3', ठीक है। देखो यहाँ से हम समझेंगे
ठीक है, देखो जो हमारा डीएनए स्ट्रैंड है, जैसे हमें दिख रहा है डीएनए स्ट्रैंड है, तो जहाँ से शुरू होता है उसे हम क्या 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 कहते हैं, रेप्लिकेशन फोर्क। वो सेगमेंट होता है रेप्लिकेशन फोर्क। और जहाँ से शुरू होता है ना, कि यहाँ से जो है हमारा पॉलीमराइजेशन शुरू हुआ है, उसको हम कहते हैं ओराई, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। गॉट दैट पॉइंट? ओके। हमने बोला कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है वो 5' से 3' के उसमें काम करता है। इसका मतलब कि वो एक डायरेक्शन में काम करेगा, जैसे कि हमारा ये स्ट्रैंड है, तो इसके लिए वो पॉलीमराइज जो करेगा, जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होगा, वो कॉन्टिन्यूस इन नेचर होगा। जबकि जो ऑपोजिट डायरेक्शन पड़ जाती है हमारे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के लिए, दैट इज 3' to 5', वो स्ट्रैंड को सिंथेसाइज तो करेगा, पर वो किस में करेगा? वो डिसकॉन्टिन्यूस मैनर में करेगा। अब ये जो डिसकॉन्टिन्यूस मैनर है, इसको पूरा फुलफिल करने के लिए एक और डीएनए आता है। उस डीएनए का नाम होता है क्या? डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज जो है फिर इनको फाइनली जोड़ता है और एक पूरा फुल एंजाइम बना लेता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की बात हो चुकी है, जहाँ से हमारा रेप्लिकेशन शुरू होता है। क्यों? क्योंकि डीएनए पॉलीमराइजेशन जो है वो कहीं से ही एवे ही शुरू नहीं हो सकता, ठीक है? तो दिस हैज़ टू हैव अ इनिशिएशन पॉइंट, एंड दैट initiation point is origin of replication, and this is provided by whom? This is provided by a vector. ऑल राइट। अब यूकैरियोट्स में ये जो रेप्लिकेशन होती है डीएनए की, जो हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा, वो एक्चुअली एस फेज में होती है, ठीक है? एस फेज में होती है ऑफ द सेल साइकिल, जहाँ पे रेप्लिकेशन होता है डीएनए का और उसके आगे सेल डिवीजन फॉरवर्ड करता है। अब ये जो प्रोसेस है ये हाईली कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। अगेन, अगर हाईली कोऑर्डिनेटेड नहीं होगा तो देयर विल बी चांसेस ऑफ म्यूटेशन और द फेलियर। अगर फेलियर हो जाता है रेप्लिकेशन का, तो दिस विल अकर इन पॉलीप्लॉइडी, जिसका मतलब क्या है कि क्रोमोसोमल एनोमली हो जाएगी। क्रोमोसोमल एनोमली बोले तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। ऑल राइट, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसक्रिप्शन। हमने पहले पढ़ा है, वॉटसन एंड क्रिक ने सेंट्रल डोग्मा दिया था, जिसमें डीएनए टू आरएनए हो रहा था और आरएनए टू प्रोटीन हो रहा था। तो जब डीएनए से आरएनए बन रहा था, तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कह रहे थे। मतलब कि अगर कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू आरएनए होगा, तो उसको क्या बोला जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन कहा जाएगा। यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल गवर्न करता है? यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी गवर्न करता है, ठीक है? अब इस टाइम पे जो एडिनोसिन पेयर कर रहा था थाइमीन से, अब वो किससे पेयर करेगा? यूरेसिल से। क्यों? क्योंकि अब जो इन्फॉर्मेशन है वो आरएनए के स्ट्रैंड में आने वाली है। द क्वेश्चन स्टैंड्स हियर इज कि क्यों डीएनए का एक ही स्ट्रैंड कॉपी होता है और दोनों स्ट्रैंड क्यों नहीं कॉपी होते? द रीज़न बीइंग, फर्स्ट, अगर दोनों स्ट्रैंड डीएनए के कॉपी हो रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल कॉपी हो रहा है इनटू आरएनए, तो आरएनए आगे क्या करता है? ट्रांसलेशन करता है। उसमें क्या होगा? प्रोटीन कोडिंग होती है। तो इस टाइम पे क्या होगा कि एक सेगमेंट ऑफ डीएनए फाइनली क्या कर रहा होगा? कोडिंग फॉर 2 डिफरेंट प्रोटीन्स। अब जब एक सेगमेंट जिसमें कि दोनों स्ट्रैंड होंगे और डिफरेंट प्रोटीन्स के लिए कोड करेगा, इसकी वजह से जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र मशीनरी है वो पूरी की पूरी कॉम्प्लिकेट कर जाएगी, ठीक है? क्योंकि हमें एक ही क्या नाम है, मतलब एक ही उसमें लीनिएज में हमें अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है, ठीक है? जो आरएनए कोड करता है। ऑल राइट, नेक्स्ट इज़ कि अगर दोनों स्ट्रैंड डीएनए के कॉपी हो रहे हैं, तो आरएनए जो है साइमल्टेनियसली दोनों स्ट्रैंड बनाएगा और वो खुद आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा एक दूसरे के, जिसकी वजह से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगा। अब इससे क्या होगा? जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगा, तो जो हमारा ट्रांसलेशन होना था आरएनए से प्रोटीन का, वो प्रिवेंट हो जाएगा या वो नहीं होगा, ठीक है? जिसकी वजह से जो एक्सरसाइज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है, जो फाइनली ये वाला प्रोसेस है, वो एक खराब प्रोसेस हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है वो 3 रीजन्स में डिवाइडेड होता है। 3 रीजन्स होते हैं डीएनए में, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं, जो कि क्या होगा? अ प्रमोटर, अ स्ट्रक्चरल जीन एंड अ टर्मिनेटर होगा, ठीक है? यहाँ पे जो एंजाइम डील करता है वो होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये डिफरेंट है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज से, ठीक है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज किस में काम कर रहा था? रेप्लिकेशन में। और यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। तो ये इसकी यूनिट में एक एंजाइम है जो काम कर रहा है। अब इसकी जो काम करने का जो डायरेक्शन होता है वो भी सेम होता है, विच इज़ 5' to 3' एंड, ठीक है? इसका मतलब कि देखो, अगर मैं यहाँ से समझूँ कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए आरएनए पॉलीमरेज का जो वो है
डायरेक्शन ऑफ वर्क है वो क्या है, 5' to 3' है। ओके, सो यहाँ पे इस जो ये वाला जो स्ट्रैंड हो जाएगा इसको हम बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, और उसके जो ऑपोजिट है जो कि 3' to 5' जा रहा है उसको हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। अब जो भी हम नाम देते हैं ना वो एक्चुअली हम कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्टिव ही देते हैं, ना कि टेम्पलेट स्ट्रैंड के। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बोला था, कौन कौन सी यूनिट थी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, स्ट्रक्चरल जीन थी, प्रमोटर था और टर्मिनेटर था। ठीक है, तो जो प्रमोटर होता है वो 5' एंड पे सिचुएटेड होता है। 5' एंड क्यों बोला हमने, क्योंकि हम कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, और इसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम भी बोल देते हैं अगर हम पोजीशन वाइज बोले तो। सेम जो टर्मिनेटर होता है वो 3' एंड पे होता है और इसको हम कह देते हैं डाउन स्ट्रीम। ओके, तो ये जो हमारा प्रमोटर होता है ना ये एक्चुअली बाइंडिंग साइट होता है आरएनए पॉलीमरेज का, और यही हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट भी होता है। मतलब कि जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो इसी जगह से स्टार्ट होगा, और यहाँ पे कौन आकर बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड करेगा। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज नथिंग। सी वी नो दिस फॉर अ फैक्ट कि जो जीन होता है दिस कैन बी डिफाइंड एंड दिस इज ऑल्सो द फंक्शनल यूनिट ऑफ वॉट, इनहेरिटेंस। और इसमें कोई शक नहीं है कि जीन्स का लोकेटेड होते हैं, डीएनए में लोकेटेड होते हैं। ऑल राइट, नाउ अगर मैं इसको और अच्छे तरीके से समझना चाहूँ या मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस, इन टर्म्स ऑफ वॉट, डीएनए सीक्वेंस, तो लेट अस सपोज, वाई लेट अस सपोज इट इज़ एक्चुअली देयर कि जो सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो कि कोड को जो एक्चुअली में कोड कर रहा होता है पॉलीपेप्टाइड के लिए, अगर मैं उसको नाम दे दूँ सिस्ट्रॉन, तो सिस्ट्रॉन क्या कहलाया जाएगा, दिस विल बी द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, है कि नहीं। अब यूकैरियोट्स में इसी सिस्ट्रॉन को हम कह देते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक, और प्रोकैरियोट्स में इसी को कह देते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ठीक है, इसमें भी यूकैरियोट्स में क्या होता है, जो हमारा स्ट्रक्चरल जीन होता है ना वो एक्चुअली इंटरप्टेड होता है किससे, कुछ कोडिंग सीक्वेंस से। सो एक्सॉन्स जो होते हैं वो कोडिंग यूनिट हो जाते हैं या कोडिंग सीक्वेंस हो जाते हैं जो कि एक्चुअली एक्सप्रेस होते हैं, और इंट्रॉन्स जो होते हैं वो इंटरप्टेड होते हैं इसी एक्सॉन के बीच में जिसको हटाना होता है, और इन्हें हम कहते हैं इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस। बैक्टीरिया में 3 मेजर टाइप के आरएनए प्रेजेंट होते हैं, जिनका कौन कौन से टाइप होते हैं वो, सबसे पहला होता है एमआरएनए। एमआरएनए का फुल फॉर्म हो जाएगा मैसेंजर आरएनए, जो क्या करेगा, टेम्पलेट प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट इज टीआरएनए। टीआरएनए स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर आरएनए, जो अमीनो एसिड को लाएगा प्लस रीड करेगा जेनेटिक कोड को। नेक्स्ट इज आरआरएनए विच स्टैंड्स फॉर राइबोसोमल राइबोसोमल आरएनए। ये क्या होता है, स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है और एक कैटालिटिक रोल प्ले करता है, किसमें, ट्रांसलेशन में। नाउ व्हाट हैपेंस इज, हमने जस्ट ऊपर एक बार डिस्कस किया था ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कि प्रमोटर जो होता है वो 5' एंड पे मतलब अटैच होता है किसके, कोडिंग स्ट्रैंड के, और जो टर्मिनेटर है वो 3' एंड पे अटैच्ड होता है, राइट। सो जो प्रमोटर होता है उस पर क्या जुड़ा हुआ होता है, एक एंजाइम जुड़ा हुआ होता है, कौन सा होता है, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज ही ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट होता है। तो जब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे जुड़ जाता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाता है, और आरएनए पॉलीमरेज क्या करवाएगा, सबसे पहले इनिशिएशन करवाएगा, क्यों, क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट होता है। इलोंगेशन भी यही करवाएगा, और टर्मिनेशन जो है हमारा टर्मिनेटर फैक्टर करवाएगा। द थिंग इज़ कि ऐसा क्या है कि जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है वो इनिशिएशन भी करवा पा रहा है, इलोंगेशन भी करवा पा रहा है, और टर्मिनेशन भी करवा पा रहा है। क्यों, क्योंकि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो 2 फैक्टर से एसोसिएटेड है या अटैच्ड है। पहला है सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर जो है वो इनिशिएशन में हेल्प करेगा और इलोंगेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। और जो टर्मिनेशन है, टर्मिनेशन के टाइम पे इस आरएनए पॉलीमरेज में एक फैक्टर होता है, वो होता है रो फैक्टर। रो फैक्टर जो होता है, जैसे ही टर्मिनेशन साइट पे हम पहुंचते हैं तो हमारा टर्मिनेशन एक्चुअली में हो जाता है, और जो हमारा नेसेंट आरएनए है वो फॉल ऑफ कर जाता है, मतलब कि वो अलग से निकल जाता है। द थिंग इज़ कि बैक्टीरिया में जो एमआरएनए प्रोसेस हुआ है उसको और प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी एक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है, एक्टिव फॉर्म में होता है। और जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है वो एक ही सेम कंपार्टमेंट में होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइटोसोल और न्यूक्लियस में कोई सेपरेशन नहीं होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स, राइट। सो
फाइनली क्या होगा कि एमआरएनए, कई बार ऐसा होता है कि एमआरएनए पूरा ट्रांसक्राइब भी नहीं हुआ होता और उससे पहले ही ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है, मतलब कि प्रोटीन का सिंथेसिस शुरू हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है वो कपल्ड होते हैं इन बैक्टीरिया, मतलब वो लगभग साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं। वाई? बिकॉज देर इज़ नो कंपार्टमेंटलाइजेशन इन प्रोकैरियोट्स, बट देर आर टू एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज विच अकर इन यूकैरियोट्स। ठीक है, लेट्स डिस्कस दैट। यूकैरियोट्स में और एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या आ जाती हैं? सबसे पहला होता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं न्यूक्लियस में, वो एक्चुअली 3 टाइप के होते हैं और क्लियर कट डिवीजन दिख रहा होता है। ठीक है, तो क्लियर कट डिवीजन दिख रहा है, 3 तरीके के आरएनए पॉलीमरेज है। सबसे पहला होता है पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 1, जो कि आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज आरएनए 2 पॉलीमरेज या आरएनए पॉलीमरेज 2, जो क्या करता है, प्रीकर्सर एमआरएनए को ट्रांसक्राइब करेगा। ठीक है, प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए। और एक होता है हमारा एचएनआरएनए, जिसे हम कहते हैं हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। नेक्स्ट इज आरएनए पॉलीमरेज 3, जो किसको ट्रांसक्राइब करेगा, वो करेगा टीआरएनए को प्लस एसएनआरएनए को। अब एसएनआरएनए क्या होता है? ये होता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। द सेकेंड पॉइंट इज, पहला क्या हो गया एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी, कि हमारे 3 टाइप के पॉलीमरेज होते हैं और तीनों अलग अलग चीज़ों को ट्रांसक्राइब करते हैं। नेक्स्ट होता है कि जब हमारा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनकर आता है, सी जो हमारा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनकर आता है एमआरएनए का, उसमें एक्चुअली एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। और हमने पढ़ा था कि जो एक्सॉन्स होते हैं वो तो कोडिंग यूनिट होते हैं, पर इंट्रॉन्स जो होते हैं वो इंटरप्टिंग वो होते हैं। तो इनको निकालने ज़रूरी है, इनको निकालना होता है। तो उस टाइम पे क्या कहते हैं कि आरएनए की स्प्लाइसिंग हो रही है, विच इज़ इंपॉर्टेंट, एंड इन विच इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर जॉइंड इन अ डिफाइंड ऑर्डर। ठीक है, अब इसी को, यही जो हमारा एचएनआरएनए है, ये अंडरगो जाता है 2 एडिशनल प्रोसेस। एक होता है हमारा कैपिंग और एक होता है हमारा टेलिंग। ठीक है, कैपिंग में क्या होता है, मिथाइल ग्वाइनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कैपिंग में क्या होता है, मिथाइल ग्वाइनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ऐड किया जाता है 5' एंड पर। जबकि टेलिंग में क्या होता है, एडिनाइलेट रेसिड्यूज ऐड करे जाते हैं 3' एंड पर। और इस तरीके से हमारा पूरा एमआरएनए जो है वो बनकर तैयार हो जाता है नाउ, विच इज़ रेडी टू गो अंडर द ट्रांसलेशन प्रोसेस, और ये अब न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है। Thank you so much for watching this video. We will continue this chapter, the second part, in the next video.